अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ये विशेष चर्चा या कहें कि हमारा ये डीप डाइव बहुत ही शानदार होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आज का ये सेशन। हाँ, हमारे पास नवीन सर द्वारा तैयार किए गए मास्टर क्लास नोट्स हैं। और साथ ही वो क्विक रिवीजन की पूरी सामग्री भी है। सही कहा। शुरुआत करते हैं उस कड़े रिवीजन से जो इन नोट्स की दूसरी स्लाइड में दिया गया है। जी, यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि हमारा लक्ष्य 5 में से 5 का है, मतलब 3 या 4 अंक लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एकदम सही। कोई समझौता नहीं होगा इसमें। तो अगर हम कल के तथ्यों को एक साथ रखकर देखें तो हमारी शुरुआत होती है भारत की समृद्ध कला से, जहां छाऊ नृत्य का जिक्र है। छऊ नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। जो अपने बड़े और आकर्षक मुखौटों के लिए जाना जाता है ना। बिल्कुल। फिर है झारखंड का सरायकेला छऊ और तीसरा है उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। मयूरभंज की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता। और शायद इसीलिए इसे एक सेमी क्लासिकल दर्जा भी प्राप्त है। हाँ, एकदम सही। और इसी कला जगत से उस्ताद जाकिर हुसैन का तथ्य भी जुड़ा है। वे तबले के जादूगर हैं और 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कला से अगर हम खेलों की तरफ मुड़ें तो रिवीजन में 1980 के मॉस्को ओलंपिक का भी जिक्र है। वो सच में एक बहुत ही गौरवशाली पल था। बिल्कुल था। ये वो समय था जब भारत ने हॉकी में अपना अंतिम गोल्ड मेडल जीता था और उस ऐतिहासिक टीम का नेतृत्व कप्तान वासुदेव भास्करन कर रहे थे। जी, इसके अलावा राजव्यवस्था और भूगोल के भी 2 अहम बिंदु हैं स्लाइड में। हमारी जो एकल नागरिकता का सिद्धांत है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और पर्यावरण की बात करें तो गुजरात का कच्छ का रण है। हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और पूरी दुनिया में जंगली गधों के संरक्षण के लिए मशहूर है। ये पांचों तथ्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQ की ओर बढ़ें तो पहला सवाल हमारी शास्त्रीय कलाओं से है। जी, बताइए। सवाल है कि कथक के 3 मुख्य शहर कौन से हैं? इसके उत्तर में जयपुर, बनारस और लखनऊ का नाम आता है। लेकिन यहाँ सिर्फ शहरों के नाम रट लेना काफी नहीं है। इसके पीछे का जो घराना सिस्टम है वो समझना बहुत जरूरी है। ये घराना व्यवस्था मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। ये सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि कला को अभिव्यक्त करने के अलग-अलग तरीके हैं। बिल्कुल। जैसे जयपुर घराने की बात करें, जिसके संस्थापक भानु जी थे, तो वहां नर्तक के पैरों की हरकत पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब उनके फुटवर्क पर। हाँ, उनकी लय देखने लायक होती है। वहीं बनारस घराना सबसे पुराना माना जाता है, जिसे जानकी प्रसाद ने स्थापित किया था। बनारस घराने में तो शायद चेहरे के भावों को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना? जी, चेहरों के भाव और नटवरी शैली। और फिर आता है लखनऊ घराना, जिसके संस्थापक ईश्वरी प्रसाद थे। लखनऊ घराने की शैली में एक खास तरह की नजाकत होती है। और ठुमरी गायन का भी समावेश होता है इसमें। बिल्कुल। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। नोट्स में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कथक का मूल उत्तर प्रदेश की कथा कहने की परंपरा से जुड़ा है, जिसे बाद में मुगल दरबारों में काफी परिष्कृत किया गया। और लेडी लीला सोखे द्वारा इसके पुनर्जीवन का भी जिक्र है। जी, आज हम जिन महान कलाकारों का नाम सुनते हैं, जैसे बिरजू महाराज या सितारा देवी, वे सभी इन्हीं घरानों की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। शास्त्रीय कला के बाद नोट्स में जो अगला MCQ है वो क्षेत्रीय लोक नृत्यों से जुड़ा है। प्रश्न सीधा सा है कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? और इसका उत्तर दुमल है। हाँ, दुमल। लेकिन लोक नृत्यों की जो सूची दी गई है वो काफी लंबी है। श्रोताओं को याद रखने में शायद परेशानी हो सकती है। यहीं पर रटने के बजाय हम थोड़ा मानसिक चित्रण या ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में दुमहल के साथ हिकात और कूद भी होते हैं। अगर हम भारत के नक्शे में थोड़ा नीचे आएं तो यूपी के ब्रज इलाके में चरकुला होता है। बिल्कुल, जहां महिलाएं सिर पर दियों का पहिया रखकर नाचती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में छोलिया नृत्य होता है, जो असल में एक तलवार नृत्य है। और दक्षिण में केरल का शिवाकली प्रसिद्ध है। जी, और नोट्स में महाराष्ट्र के नृत्यों को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ललिता भाभी हारला वरना तमाशा होगा। इस एक ट्रिक से लावणी, कोली, लेजिम, नकटा और तमाशा, ये 5 लोक नृत्य आसानी से याद हो जाते हैं। बिल्कुल, ट्रिक से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। कला और संस्कृति से आगे बढ़ते हुए अब हम आस्था के एक बहुत बड़े पर्व की ओर चलते हैं। नोट्स का अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है?
उत्तर है भगवान सूर्यदेव। लेकिन इसके साथ एक और नाम भी जुड़ा है, छठी मैया का। हाँ, और यही बात इस पर्व को इतना खास बनाती है। छठी मैया असल में माँ पार्वती का ही छठा रूप मानी जाती हैं। सही कहा। और ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि पूरे 4 दिनों की एक पवित्र प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। दूसरे दिन खरना होता है ना? जी। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के साथ यह व्रत पूरा होता है। इस पूरी चर्चा में हमें महान गायिका शारदा सिन्हा जी को जरूर याद करना चाहिए। बिल्कुल, उनके लोकगीतों के बिना छठ का त्योहार अधूरा सा लगता है। उन्हें 2018 में पद्म भूषण भी मिला था। जी, उनका बहुत बड़ा सांस्कृतिक योगदान रहा है। आस्था के इस खूबसूरत सफर के बाद हम वापस संगीत की दुनिया में लौटते हैं। अगला प्रश्न है, सुरभार वाद्य यंत्र के उत्कृष्ट वादक कौन है? इसका उत्तर उस्ताद इमरत खान है। हाँ, लेकिन जब हम इन वादकों के परिवारों को देखते हैं तो एक पूरा का पूरा इतिहास सामने आ जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे संगीत के घराने आपस में जुड़े हैं। सुरबहार के साथ अन्नपूर्णा देवी का नाम आता है, जो महान सरोद वादक अलाउद्दीन खान की बेटी थीं। बिल्कुल, और अमजद अली खान, जिन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है। उनके बेटों अमान और आयान ने 2014 के नोबल शांति पुरस्कार समारोह में सरोद वादन किया था। इसके साथ ही कैराना घराने के अब्दुल करीम खान का भी जिक्र है नोट्स में। जी, ये घराने सिर्फ संगीत नहीं सिखाते, बल्कि एक पूरी जीवन शैली सौंपते हैं। संगीत के इन सुरों से अब हम सीधे खेल के मैदान की ऊर्जा की तरफ चलते हैं। फुटबॉल को लेकर एक प्रश्न है कि एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधि कितनी होती है? उत्तर है 45 मिनट्स। यानी कुल 90 मिनट का खेल। लेकिन इसके नियम बहुत ही गणितीय होते हैं। बीच में 15 मिनट का एक बहुत जरूरी ब्रेक होता है। और एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट का होता है। बिल्कुल। मैदान के आयाम भी कड़ाई से तय होते हैं। लंबाई 90 से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। भारत की बात करें तो 1950 और 60 का दशक भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम दौर था। हाँ, 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम दुनिया में चौथे स्थान पर रही थी। वो सच में भारतीय खेलों का एक बहुत ही गौरवशाली अध्याय था। मैदान के इन नियमों और इतिहास से निकलकर अब हम देश के संविधान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार कौन से हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बिल्कुल। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो भाग 3 का महत्व समझ आता है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब वो ऐतिहासिक दस्तावेज जिसने पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया था? बिल्कुल सही। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है और महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की आजादी देता है। इसी तरह अनुच्छेद 16 नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है और अनुच्छेद 19 तो हमारी आजादी का आधार है। जी, बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की आजादी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। यह जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है ना? हाँ, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी हालत में नहीं छीना जा सकता। संविधान की इस मजबूत नींव के बाद इतिहास की कुछ मजबूत इमारतों की बात करते हैं। वास्तुकला का प्रश्न है, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली रचना कौन सी है? इसका सही जवाब है महरौली में स्थित बलबन का मकबरा। वास्तविक मेहराब का मतलब है ईंटों या पत्थरों को एक विशेष वक्र में फंसाना ताकि वे बिना सहारे के खड़े रहें। बिल्कुल। मकबरा शैली के जनक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और भारत के पहले उद्यान मकबरे की बात करें तो वो हुमायूं का मकबरा है। जी, जिसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि 1993 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है कि बलबन को वास्तविक शक्ति किस सुल्तान से प्राप्त हुई? उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो टोपी सीकर जीवन जीने वाला सुल्तान था। बिल्कुल, उसी ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। लेकिन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और सिजदा और पैबोस की शुरुआत भी की। जी, इसके बाद खिलजी वंश आता है, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर बहुत बड़ा आक्रमण किया था।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतिहास के इन साम्राज्यों से निकलकर अब हम सीधे ब्रह्मांड के साम्राज्य में गोता लगाते हैं। प्रश्न है कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? इसका उत्तर है नेपच्यून यानी वरुण। हमारे ग्रहों को आंतरिक और बाह्य ग्रहों में बांटा गया है। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ठोस और चट्टानी आंतरिक ग्रह हैं और बाहरी गैस के विशाल ग्रहों के बीच एक बहुत बड़ी सीमा रेखा है, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, जिसमें सेरेस सबसे बड़ा है। बिल्कुल। बाह्य ग्रहों में उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है। शनि के सर्वाधिक 149 उपग्रह हैं और नेपच्यून की खोज में विलियम हर्शल का भी जिक्र आता है। और ट्राइटन उसी नेपच्यून का उपग्रह है। अंतरिक्ष की इन गहराइयों से वापस अपनी पृथ्वी और भारत के तटों पर आते हैं। भारत का खुला समुद्री बंदरगाह कौन सा है? उत्तर है मुंबई बंदरगाह, जो सबसे बड़ा है। पश्चिमी तट पर कांडला और नहावा शेवा भी हैं। और पूर्वी तट पर हल्दिया और पारादीप हैं। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। और तमिलनाडु में एन्नौर है, जो पहला निगमीकृत बंदरगाह है। मतलब इसे एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाया जाता है। जी, ताकि इसकी दक्षता बढ़ सके। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बड़े पोर्ट हैं। अर्थव्यवस्था का अगला प्रश्न सीधा पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ा है। भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा किस योजना में दिया गया? उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 तक चली थी। इस मॉडल की शुरुआत 1926 में रूस में स्टालिन ने की थी। भारत में कुल 12 ऐसी योजनाएं बनी। लेकिन तीसरी योजना पूरी तरह विफल रही थी, है ना? हाँ, 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाक युद्ध के कारण अंततः नीति आयोग ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम विज्ञान की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तर है अवतल लेंस, जिसकी क्षमता नेगेटिव होती है। मायोपिया में पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की धुंधली हो जाती हैं। क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके विपरीत हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था। बिल्कुल। और बेलनाकार लेंस एस्टिग्मेटिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। विज्ञान का अंतिम प्रश्न है कि नारियल तेल में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर है लॉरिक अम्ल। अम्लों की एक पूरी सूची है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और घास में बेंजोइक अम्ल, और हमारे आंसुओं में सियालिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल। इसे नापने के लिए सोरेनसेन के पीएच स्केल का इस्तेमाल होता है। कोशिका विज्ञान की बात करें तो रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक का नाम आता है। जी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, सबसे बड़ी अंडाणु है और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हमने एक ही चर्चा में ग्रहों की चाल से लेकर संविधान के पन्नों, राजाओं के मकबरों और हमारे आंसुओं में मौजूद एसिड तक का सफर तय किया। बिल्कुल। क्या यह हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि मानव ज्ञान की कोई सीमा नहीं है? कैसे ये सारा ज्ञान, चाहे वो विज्ञान हो या इतिहास, असल में एक ही दुनिया को समझने के अलग अलग नजरिए हैं। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान की सच में कोई सीमा नहीं होती। इस जानकारी भरी और रोमांचक चर्चा के लिए एक्सपर्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है कि ज्ञान की इस यात्रा में आपको बहुत कुछ गहराई से समझने को मिला होगा। आप सभी ऐसे ही सीखते रहें। जी, सीखते रहना सबसे जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।